हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग भाग 3 मौलिक अधिकार से रिलेटेड एमसीक्यूज देखने वाले हैं और मौलिक अधिकार को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? एक ऑप्शन बताना है जो सही है। पहला ऑप्शन दे रहा है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। ऑप्शन बी कह रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। ऑप्शन 3 कह रहा है, अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। ऑप्शन 4 कह रहा है, क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। हम जान लेते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में थोड़ा सा। तो मौलिक अधिकार आपका संविधान में भाग 3 के अंतर्गत आता है और ये आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकार हैं। और ये मौलिक अधिकार हमने लिए कहाँ से थे? यूएसए से मौलिक अधिकार हमने लिए हैं, ठीक। और सबसे पहले ये मौलिक अधिकार कहाँ दिए गए थे? तो ये 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा थे, राजा जॉन ने अपने नागरिकों को दिए थे। और इस तभी इसको जो है मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान का जो अगर मैग्ना कार्टा बोला जाए आपसे तो ये मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कौन है? मौलिक अधिकार है, ठीक है। हम आपको इसमें मैंने एमसीक्यूज तो ले ही रखे हैं, साथ ही साथ हम आपको डिस्क्राइब करते जाएंगे जो भी टॉपिक होगा उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको बताते चले जाएंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। क्वेश्चन यहाँ पे कुछ नहीं होंगे लेकिन उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं हम सब आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन बताना है कि मौलिक अधिकार के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो अभी हमने ये जान लिया कि सबसे पहले जो है मौलिक अधिकार कहाँ दिए गए थे। तो ये ब्रिटेन के राजा जॉन ने दिए थे अपनी जनता को, जिन्हें हम मैग्ना कार्टा वो कहते थे। और भारत के संविधान का अगर मैग्ना कार्टा पूछे तो मौलिक अधिकार को भारत का संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है। और अगर हम इसमें आगे ये जाने कि इसमें जो भारत में फंडामेंटल राइट्स थे, मौलिक अधिकार थे, इसकी प्रथम लिखित मांग किसने की थी? तो प्रथम लिखित मांग आपकी नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट दी थी 1928 में, तो इसमें पहले लिखित मांग की गई थी, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन 1 सही हुआ, ठीक है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? मतलब मौलिक अधिकार कौन लागू करेगा? भारत के सभी न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, किसको ये शक्ति दी गई है? तो देख लेते हैं हम। अच्छा, हमने आपको बताया कि आपका जो मौलिक अधिकार है वो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है, ठीक है। और आर्टिकल 12 में है क्या? आर्टिकल 12 में हमने डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स दिया हुआ है, राज्य की परिभाषा दी है। अब आप कहेंगे राज्य की परिभाषा मतलब यूपी एमपी ऐसे नहीं। यहाँ पे राज्य का मतलब जो है वो बहुत सारा है। क्या मतलब है राज्य का? यहाँ राज्य का मतलब है जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे राज्य है ना। और पार्लियामेंट ले ले तो वो भी राज्य है। और ये जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट है, कैसे बनेगी? प्रेसिडेंट को और लोकसभा को और राज्यसभा को मिला लो तो बनेगी, तो ये राज्य है, ठीक है। और हम राज्य की सरकार में बोल सकते हैं। इसी तरह हम स्टेट गवर्नमेंट, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बता दी मैंने, तो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट बता दी, तो स्टेट गवर्नमेंट भी इसी तरह ले लेंगे। स्टेट गवर्नमेंट लेंगे तो राज्य विधानमंडल ले लेंगे, ठीक है। और राज्य विधानमंडल से राज्य विधान परिषद भी ले लेंगे, जहाँ राज्य विधान परिषद हो, तो ये सब राज्य की कैटेगरी में आएगा। या कोई भी स्थानीय प्राधिकारी, लोकल ऑफिशियल्स जितने भी लोकल ऑफिशियल्स होंगे वो भी राज्य की कैटेगरी में आते हैं। जैसे पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गई, जिला बोर्ड हो गई। और फिर और राज्य की कैटेगरी में क्या आता है? वो सारे पदाधिकारी जो संविधान के द्वारा या किसी विधि के द्वारा स्थापित किए गए हैं, ठीक है, वो सब राज्य की कैटेगरी में आएंगे। और कौन राज्य की कैटेगरी में आएगा? और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कई केसेस आते रहते हैं, उन सबको जिनको राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने शामिल किया है वो सब राज्य की कैटेगरी में आएंगे। जैसे कि किसको शामिल किया है राज्य की कैटेगरी में? LIC हो गया, ONGC हो गया, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हो गई, है ना, AAI हो गई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, FCI हो गया, ठीक है। और भारत पेट्रोलियम निगम हो गया, है ना, यूपी कोऑपरेटिव बैंक हो गए, है ना। और आपका सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया। और आपका सैनिक स्कूल हो गया। ये सब आपका उसकी कैटेगरी में आएगा, राज्य की कैटेगरी में आएगा। जैसे या दिल्ली डेवलपमेंट बोर्ड हो गया, ये सब आपका राज्य की कैटेगरी में आएगा। वो तो समझ में आ रहा होगा। या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया तो उनको भी हम राज्य बोलेंगे। या चीफ जस्टिस हो गए उनको भी हम राज्य बोलेंगे। बैंक हो गई तो उसको भी राज्य बोलेंगे। या UPSC हो गई उसको भी राज्य बोलेंगे। या स्टेट PSC हो गई उसको भी राज्य बोलेंगे। तो अगर हम जब भी फंडामेंटल राइट्स में या अभी हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था DPSP में, इसमें जब हम राज्य की मतलब भाग 3 में या भाग 4 में जब भी हम राज्य की बात करेंगे तो जितना भी मैंने आपको बताया राज्य की कैटेगरी में, हम इन सब की बात कर रहे होंगे, इन सबको हम शामिल कर रहे होंगे। तो समझ में आ गया। तो आर्टिकल 12 में दिया गया है राज्य की परिभाषा। इसी तरह आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 कहता है, आर्टिकल 13 जो है ये हमें सर्वोच्चता प्रदान करता है ना। ये इसको हम आर्टिकल 13 को हम क्या कहते हैं? आर्टिकल 13 को हम मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। ये क्या कहता है कि उन सारे लॉज को ये टर्मिनेट कर देगा जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे होंगे या उनका हनन कर रहे होंगे, है ना। मतलब अगर राज्य ऐसा कोई भी कानून बनाता है, आर्टिकल 13 कहता है कि राज्य ऐसा कोई भी कानून बनाता है जिससे मूल अधिकारों का हनन हो तो उस कानून को हम शून्य मानेंगे, ठीक है। और इसमें आर्टिकल 13 का 1 भी आता है। आर्टिकल 13 का 1 ये कहता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मतलब संविधान पूर्व से निर्मित विधियाँ। मतलब कि जब संविधान नहीं बना था उससे पहले के जो भी आपके लॉज थे, अगर वो लॉज से हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो उनको हम शून्य मानेंगे। इसी तरह आर्टिकल 13 का 2 आता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ।
ये कहता है कि संविधान लागू भारत का संविधान लागू होने के बाद हम ऐसी किसी भी विधि का निर्माण नहीं कर सकते जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो। ठीक है, तो आर्टिकल 13 को इसीलिए हम मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला, इसमें आर्टिकल 13 में इन्होंने ये बोला कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होगा। ठीक, होप सो गाइस समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते। इसी तरह हमारे पास क्या है, हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। प्रेजेंट टाइम में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, पहले 7 थे लेकिन इसमें संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, अभी आपको बताएंगे, और अभी 6 हैं। अभी 6 हैं। ठीक है, तो इसमें अभी क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 बोला था संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो इसे कौन लागू करेगा? इसको सभी न्यायालय कर सकते हैं कि संसद की, राष्ट्रपति की, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय? तो इसका सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार लागू कर सकते हैं। ठीक, अब चलो आर्टिकल 14 देख लेते हैं। हमारे पास, हमने बताया आपको कि 6 मौलिक अधिकार हैं। हमारे पास मौलिक अधिकार क्या है? हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक, 6 मौलिक अधिकार में कौन सा हो गया? एक तो समता का अधिकार हो गया, देख लेते हैं, समता का अधिकार। ठीक है, ये आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 19 से 22 तक है। फिर आ जाएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 23 और 24 है। फिर आ जाएगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 25 से 28 तक है। उसके बाद आ जाएगा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ये आर्टिकल 29 और 30 है। फिर आ जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और ये जो आर्टिकल 32 है, इसको बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, हृदय और आत्मा कहा हुआ है। अभी बताएंगे आपको। हाँ, ठीक है, तो इसमें आर्टिकल 14 से 18 क्या है? राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। ठीक, तो हम देख लेते हैं, पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है, लचीले हैं कि अवाद योग्य है, या कठोर है? ठीक है, क्या हुआ था कि जो नेहरू रिपोर्ट में जितनी भी बातें कही गई थी, नेहरू रिपोर्ट में जितनी भी बातें कही गई थी, जो 1928 की नेहरू रिपोर्ट थी, तो उसमें 1945 में एक तेज बहादुर सप्रू समिति बनी। तो इनकी अध्यक्षता में क्या किया गया कि नेहरू रिपोर्ट को दो भागों में बांट दिया गया। नेहरू रिपोर्ट को 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो वो है कि जिसमें जो मौलिक अधिकार है जिन्हें अगर छीन ले तो हम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, इन्हीं को हमने फंडामेंटल राइट्स नाम दे दिया। और दूसरे अधिकार जिनको छीनने पर हम न्यायालय नहीं जा सकते, इनको हमने डीपीएसपी कहते हैं। ये भाग 4 में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक की, और ये हम न्यायालय से लिए हैं। ठीक, और एक वो अधिकार जिन्हें हम अगर छीन लिया गया तो हम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, तो इनको फंडामेंटल राइट्स दिया गया। ये भाग 3 में है, और 12 से आर्टिकल 12 से 35 तक यही हम पढ़ रहे हैं, तो यूएसए से, और ये यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार कैसे हुए? ये वाद योग्य हुए, इनको हम जा सकते हैं ना कोर्ट में, तो ये कैसे हुए? वाद योग्य हुए। अवाद योग्य कौन से होते हैं? वो डीपीएसपी होते हैं, अवाद योग्य। ठीक, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मौलिक अधिकार के बारे में बताना है। ऑप्शन ए दिया है, कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन 2, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। ऑप्शन 3, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। ऑप्शन डी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित हो सकते हैं। इसके लिए हम आपको आगे बताते हैं, और ये खुद आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल 14। हाँ, तो आर्टिकल 14 कहता है क्या, इसमें मतलब क्या है? राइट टू इक्वालिटी। ठीक, आर्टिकल 14 में 14 से 18 मतलब पढ़ रहे थे ना, तो आर्टिकल 14 कहता है विधि की समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये आर्टिकल 14 है, विधि के समक्ष समता। ठीक, और मतलब ये कहना चाहता है कि भारत के सभी नागरिकों को, जो नहीं है उनको भी कानून के प्रति, सब कानून के नज़रिए में सब समान होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें भी अपवाद है, इसमें 3 अपवाद है। 3 अपवाद क्या है? एक तो आर्टिकल 361 है कि सभी समान नहीं होंगे, है ना। आर्टिकल जो 361 है, 361, ये आर्टिकल 14 का अपवाद है कि आर्टिकल 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष अधिकार देता है कि ये जब तक ये अपनी सीट पर होंगे, अपने पद पर होंगे, तब तक उन पर कोई भी मुकदमा नहीं चल सकता है। इसी तरह आर्टिकल 105 संसद के सदस्यों को विशेष संरक्षण देता है। ठीक है, मतलब जब तक कि सत्र चल रहा होगा, उस सत्र के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक कि हम उन पर कोई भी मामला, मतलब मुकदमा या गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। इसी तरह आर्टिकल 194 है, आर्टिकल 194 ये विधानमंडल के सदस्यों को संरक्षण प्रदान करता है। वही 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक का, सत्र के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक का हम उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। 194 जो है विधायकों के लिए होता है, एमएलए और एमएनसीज के लिए होता है। ठीक है, और वही एमपीज के लिए क्या है? आर्टिकल 105 है। और आर्टिकल 14 क्या है? विधि की समक्ष समता है। तो विधि की समक्ष समता का अपवाद क्या हो गया? एक तो आर्टिकल 361, 105 और 194। ठीक, अब आर्टिकल 15 देख लेते क्या आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर हम विभेद नहीं कर सकते किसी से। ठीक है, मतलब किसी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स एंड बर्थ प्लेस, इसके आधार
15 का 3 है, ये इसका अपवाद है। देखो ये इंपॉर्टेंट बहुत होता है कि कौन किस आर्टिकल का अपवाद है, तो जो इंपॉर्टेंट है हम सब आपको क्लियर करते रहे। आर्टिकल 15 का 3 कहता है कि अगर राज्य चाहे तो वो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इसी तरह आर्टिकल 15 का 4 कहता है कि राज्य को यह अधिकार है कि वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 14 देख लिया, विधि की समता। ठीक है, और हमने आर्टिकल 15 देख लिया कि धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल 15 का 3 देख लिया कि अगर राज्य चाहेगा तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। और 15 का 4 भी यही कहता है कि राज्य को यहाँ विशेष अधिकार है कि वो जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समता, सरकारी नौकरी कह लो, सरकारी नौकरी में अवसर की समता। ठीक है, इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और ठीक है, समझ में आ गया। और इसी में जो है आर्टिकल 16 का 4 इसका अपवाद है। आर्टिकल 16 का 4 इसका अपवाद है। क्या कहता है ये कहता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति में रोजगार में आरक्षण जो मिलता है वो 16 के 4 के तहत ही SC/STs को मिलता है। SC/STs को जो रोजगार में आरक्षण नहीं मिलता है इतना सारा, तो वो इसी के मिलता है कि राज्य चाहेगा तो जनसंख्या के आधार पर वो आरक्षण दे सकता है। ठीक है, तो हमने आर्टिकल 16 पढ़ लिया। अब आर्टिकल 17 देख लेते हैं। आर्टिकल 17 कहता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। देखो हम सारे आर्टिकल इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन अपने आप ही आप सॉल्व करने लग जाओ। भी जितने भी आगे क्वेश्चन है वो आप अपने आप सॉल्व कर ले जाओगे। तो धैर्य बनाए रखो, वीडियो में बने रहो आप सब, और वीडियो देखो। मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेट में आपका टॉपिक आना ही आना है। ठीक, तो आर्टिकल 17 कहता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक, मतलब कि हम किसी से भी जो है भेदभाव नहीं करेंगे। मतलब किसी व्यक्ति को हम मंदिर में पूजा पाठ से नहीं रोक सकते, है ना, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोक सकते, है ना, और किसी भी तरीके से हम अनटचिंग को हम भरोसा वो नहीं देंगे, बढ़ावा नहीं देंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को हम बढ़ावा नहीं देंगे। किसी को हम जाति सूचक शब्द नहीं बोलेंगे, इसी के तहत है कि किसी को हम जाति सूचक शब्द नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब आर्टिकल 18 कहता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत करता है ये, है ना। आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत करता है। इसी में आर्टिकल 18 का 1 देख लो। आर्टिकल 18 का 1 कहता है कि कोई भी उपाधि अपने नाम के पहले या बाद में नहीं लगा सकता। केवल जो डिफेंस के लोग हैं, जैसे है ना डिफेंस के लोग जो लेफ्टिनेंट मेजर कैप्टन लगाते हैं उनको छोड़ के, है ना, और जो डॉक्टरेट है उनको छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के कोई भी अपने नाम के पहले या आगे उपाधि को नहीं लगा सकता। आर्टिकल 18 का 1 कहता है वन कैन नॉट यूज हिज एंड हर टाइटल बिफोर और आफ्टर हिज नेम एक्सेप्ट द डिफेंस पर्सन एंड डॉक्टरेट्स। ठीक है, इसी तरह 18 का 2 है। 18 का 2 कहता है कि हम विदेशी उपाधि प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब विदेशी उपाधि प्राप्त करने पर प्रतिबंध है, प्रोहिबिशन टू गेट अ फॉरेन टाइटल। ठीक है, ये 18 का 2 कहता है। फिर 18 का 3 कहता है कि आपको अगर फॉरेन टाइटल लेना है तो पहले आप प्रेसिडेंट की परमिशन लोगे। बिफोर टेकिंग अ फॉरेन टाइटल द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज मैंडेटरी। इसी तरह 18 का 4 आर्टिकल कहता है कि कोई भी जैसे पद्मश्री और ये सब नहीं मिलते हैं तो ये भी हम अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। मतलब अगर राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए जो सम्मान है उसको भी हम अपने नाम के आगे पहले या बाद में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब वन कैन नॉट इवन यूज द अवार्ड एंड ऑनर गिवन बाय प्रेसिडेंट बिफोर हिज नेम। ठीक है, समझ लेते हैं फिर से। देखो आर्टिकल 17 कहता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18 कहता है एबॉलिशन ऑफ द टाइटल, उपाधियों का अंत। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आर्टिकल 19 कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक, ये तो हमने इक्वालिटी बिफोर लॉ पढ़ लिया था आर्टिकल 14 से 18। ठीक, अब हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। 19 से आर्टिकल 19 से 22 तक है ना, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 से 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक है। तो आर्टिकल 19 कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब भारत के नागरिकों के पास इस आर्टिकल के तहत कुछ स्वतंत्रताएं मिलती हैं। ठीक, आर्टिकल 19(1) का ए है। आर्टिकल 19(1) का ए है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी के तहत जो फ्रीडम ऑफ स्पीच वो है फ्रीडम ऑफ प्रेस की स्वतंत्रता इसी के तहत मिलती है ना। इसी के तहत प्रेस की स्वतंत्रता मिलती है। और जो यूज़ ऑफ इंटरनेट है वो भी आर्टिकल 19 का ए के तहत है। आर्टिकल 19(1) के ए तहत ही आपको यूज़ ऑफ इंटरनेट भी मिलता है और प्रेस की स्वतंत्रता भी मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके लिए। ठीक है, और इसी के तहत आपको 19(1) का ए तो बता दिया एवं, है ना मैंने। आर्टिकल 19 का 1 का बी कहता है कि आप कहीं भी शांतिपूर्ण और निःशस्त्र सम्मेलन कर सकते हैं भारत में। फिर आर्टिकल 19(1) का सी कहता है कि आप संघ बना सकते हैं। फिर आर्टिकल 19(1) का डी कहता है कि आप भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूम सकते हैं। फिर आर्टिकल 19(1) का ई कहता है कि आप कहीं भी सेटल हो सकते हैं, भारत में कहीं भी सेटल हो सकते हैं। फिर 19(1) का एफ कहता है कि संपत्ति का अधिकार, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इसको जो है हटा दिया गया है। कौन से आर्टिकल के तहत हटाया, कौन से अमेंडमेंट के तहत हटाया गया है? तो ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था, तो कब हुआ था? 1978 में। और संपत्ति का अधिकार यहाँ से हटा दिया गया और हटाने के बाद इसको आर्टिकल 300(a) में भाग 12 आर्टिकल 300(a) में रखा गया है। भाग 12 300(a) में इसको रखा गया है। और कब रिमूव हुआ? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार हमने यहाँ से हटाया और इसको एक लीगल राइट बना दिया।
ठीक है। फिर आर्टिकल 19 का एक का जी कहता है कि कोई भी व्यक्ति व्यापार और कारोबार कर सकता है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेस की स्वतंत्रता बहुत आता है, तो प्रेस की स्वतंत्रता एक्जैक्टली नहीं लिखा है, लेकिन बाकी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से हम इसको न्यायालय ने इसको बोला है कि आर्टिकल 19 के 1 के ए में है, और इस तरह यूज ऑफ इंटरनेट भी इसी में है। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, है ना। तो ये कह रहा है कि मौलिक अधिकार के बारे में कह रहा है कि कभी निलंबित नहीं किए जा सकते, है ना। और दूसरा फिर कह रहा है प्रधानमंत्री के निर्दोषों से निलंबित हो सकते, फिर कह रहा है राष्ट्रपति की इच्छा से निलंबित हो, फिर कह रहा है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 358 के तहत जब आपातकाल की स्थिति होती है तो राष्ट्रपति सबसे पहले आर्टिकल 19 को निरस्त करते हैं, ठीक है। तो आपातकालीन स्थिति में ये निलंबित किए जा सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, राष्ट्रपति की इच्छा से नहीं होते, आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति आर्टिकल 358 के तहत करता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो शुरुआत से हम बताते आ रहे हैं इसमें कोई मतलब ही नहीं है आपको, बस डायरेक्ट देखो 12 से 35 कहाँ है, ये आंसर टिक कर दो, ऑप्शन बी होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता देता है। क्या कहना चाह रहा है, क्या ये कहना चाह रहा है कि संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो अगर गलत कानून बन जाता है संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा तो उसको वो क्या कर देगा, शून्य कर देगा। तो आगे कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल 13 था, आपको बताया। ये ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। ये बताया ना कि राज्य ऐसा कोई भी कानून अगर बनाता है कि जिससे मूल अधिकार हमारे हनन होते हैं तो उस कानून को हम शून्य मानेंगे, ठीक। आर्टिकल 13 ही तो था, ठीक। इसीलिए हम आपको पहले ही एक्सप्लेन करते चले जाए ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया जो है, अभी हमने बताया कि आपका विधि की समक्ष क्षमता आर्टिकल 14 से 18 है, स्वतंत्रता का अधिकार हमने आपको बताया आर्टिकल 19 से 22 तक है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, तो आर्टिकल 19 से 22 आपका सही ऑप्शन हुआ। आगे मूव करते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, ठीक है। चलो इसके लिए हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर से, है ना। हमने आर्टिकल 19 अभी पढ़ा था, वाकई में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये पढ़ा। फिर आर्टिकल हम 20 पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 20 कहता है अपराधी के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। आर्टिकल 20 कहता है अपराधी के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, मतलब इसमें कह रहा है कि कोई अगर अपराधी है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें उसको मिलेंगी। तो आर्टिकल 20 तो अपराधी के दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण है। तो आर्टिकल 20 का 1 के अनुसार क्या होता है, ये 20 का 1 ऐसे ही याद कर लो, एक्स पोस्ट, सही से लिख देते हैं इसको हम। आर्टिकल 20 का 1 ये बोलता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब कि अपराधी जो है जिसके ऊपर दोष है तो दोष सिद्धि तक उसको हम दोषी नहीं मानेंगे, जब तक उस पर दोष नहीं सिद्ध हो जाएगा तब तक उस व्यक्ति को हम अपराधी नहीं कह सकते। ये आर्टिकल 20 का 1 है। इसी तरह आर्टिकल 20 का 2 है कि हम इसमें दोहरे दंड से संरक्षण देते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, दोहरे दंड से संरक्षण है, मतलब एक अपराध में अगर कोई व्यक्ति एक अपराध करता है तो उसे एक ही बार सजा मिलेगी, 2 बार सजा नहीं मिलेगी। इसी तरह आर्टिकल 20 का 3 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि इसमें हम जो पर्सन गिल्टी है या जिसको दोष पकड़ा गया है, ठीक है, तो उसको हम बाध्य नहीं कर सकते कि वो अपने अगेंस्ट गवाही दे, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए हम उसे बाध्य नहीं कर सकते। आर्टिकल 20 के 3 के तहत है। इसी तरह आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसी में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में जो है चिकित्सीय हेल्प भी आ जाता है, स्वच्छ पानी भी आ जाता है, विदेश जाने का अधिकार भी 21 के तहत ही आता है, और दैहिक स्वतंत्रता मतलब अपने मन से शादी करने का अधिकार भी आर्टिकल 21 के तहत आता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। आर्टिकल 21 का ए देखते हैं। आर्टिकल 21 का ए क्या है, शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 21 का ए हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको हमने 86th अमेंडमेंट जो हुआ था 2002 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में हुआ था, इसके तहत इसको जोड़ा। तो ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में था, ठीक। लेकिन ये अधिनियम हुआ कब, 2009 में, और इसको हमने 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया। 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार हमने मौलिक अधिकार बना दिया और इसको लागू कर दिया। इसके तहत क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देंगे। ये आर्टिकल आपका 21 का ए है, ठीक है। आगे बढ़ते, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 21 का ए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 कहता है कि गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसमें भी 3 कंडीशन है। क्या कि हम जो आपका आर्टिकल 22 का ए कहता है, आर्टिकल 22 का ए कहता है कि जिस व्यक्ति को हम गिरफ्तार कर रहे हैं उसे हम उसका अपराध बताकर ही गिरफ्तार करेंगे, उसे हमें मतलब अपराध बताना अनिवार्य है। आर्टिकल 22 का 2 कहता है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में पेश करेंगे। इसीलिए जो पुलिस वाले होते हैं अधिकतर गिरफ्तारी वो फ्राइडे को करते हैं ताकि सैटरडे संडे उन्हें मिल जाए जो है उससे को बुलवाने के लिए। और या कभी कभी कुछ हाई केसेस होते हैं तो उसमें वो ऐसा शो करते हैं कि उन्होंने फ्राइडे अरेस्ट किया है, वो ये नहीं शो करेंगे कि उन्होंने मंडे को या ट्यूसडे अरेस्ट किया है, ठीक है। फिर आर्टिकल 22 का 3 कहता है कि जिसको भी अरेस्ट किया है वो अपना मनचाहा वकील जो है चुन सकता है, ठीक। अब हमने ये पढ़ लिया स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। अब हम पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 23 और 24 है। आर्टिकल 23 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन, मतलब मानव तस्करी और बलात् श्रम पर प्रतिबंध, जैसे जबरदस्ती काम करवाना उस पर प्रतिबंध, ठीक है। और आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे जो है कल कारखानों में कार्य नहीं होंगे, मतलब बाल श्रम पर प्रतिबंध। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो आर्टिकल 24 इससे संबंधित है, अभी हमने पढ़ लिया, ठीक है।
तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, आर्टिकल 24 हो गया। ठीक है, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है। तो अभी हमने आपको बता ही दिया तो क्लियर हो गया होगा, फिर भी देख लो। देखो आर्टिकल 19 क्या कहता है, ये अभी हमने पढ़ लिया, वाक़ा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सारे आर्टिकल्स आपको इसलिए एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि आपको सब याद हो जाए और आप तुरंत का तुरंत उसको आंसर कर ले जाओ। देखो आर्टिकल 19 अभी हमने पढ़ा आपको कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी, यूज ऑफ इंटरनेट भी इसी में। ठीक है, और सबसे पहले जब आपातकालीन की स्थिति होती है तो आर्टिकल 358 में राष्ट्रपति इसी को सबसे पहले निलंबित करते हैं। ठीक, फिर आर्टिकल 17 क्या कह रहा है, आर्टिकल 17 कह रहा है कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत कह रहा है। ठीक है, आर्टिकल 23 क्या कह रहा है, आर्टिकल ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहता है, ये आर्टिकल 23 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी में बलात्कार श्रम पर रोक कहता है। आर्टिकल 24 क्या कहता है, आर्टिकल बाल श्रम पर, ये बाल श्रम पर जो है प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, तो बालकों का नियोजन से सीधा संबंध कौन सा है, आर्टिकल 24 है। ठीक, आगे मूव करा गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन संबंधित है। अभी पढ़ा है हम लोगों ने, सिर्फ अभी पढ़ा मैंने आर्टिकल 17 क्या कह रहा है, ये अनटचेबिलिटी, यही तो है ना, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यही इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा यहाँ पे, इसीलिए मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। देखो ऑप्शन 1 आर्टिकल 19 दे रहा है, यही है आर्टिकल 19 ही तो है, वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। आर्टिकल ऑप्शन 1 आर्टिकल 20, अभी आर्टिकल 20 पढ़ा, अपराधी के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण है ना। 20 का 1 देखा था हमने कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है, मतलब कि दोष सिद्ध होने तक हम उसे दोषी नहीं मानेंगे। आर्टिकल 20 का 2 कहता है कि दोहरे दंड से संरक्षण मिलेगा, मतलब एक दंड एक अपराध के लिए एक ही बार ही सजा मिलेगी। आर्टिकल 20 का 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वयं के विरुद्ध हम साक्षी होने से संरक्षण देंगे, मतलब जो भी अपराधी होगा, जिसको हमने अपराध किया है, जिसने उसको गिरफ्तार किया हो, और उसको स्वयं के लिए गवाही देने के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो आर्टिकल 19 कह रहा है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, अभी पढ़ा मैंने, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में आएगी, यूज ऑफ इंटरनेट भी इसी में आएगा। फिर उसके बाद अनुच्छेद 18, इसमें क्या कहता है, उपाधियों का अंत कह रहा है कि हम कोई भी उपाधि को अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते हैं, एक्सेप्ट जो आपके अंदर लेफ्टिनेंट वगैरह वो लगा सकते हैं, कैप्टन लगा सकते हैं, है ना, और डॉक्टर लगा सकते हैं, उनके सिवा और कोई नहीं लगा सकता है। ठीक है, और उसके बाद बचा ऑप्शन क्या, 17। सबसे पहले तो आप ऑप्शन ही रिमूव करते चले जाओ तो क्लियर हो जाएगा। बचा क्या, ऑप्शन 17। अब ऑप्शन 17 है कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। तो देखो ये घुमा के क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन कहने का मतलब यही है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार दिया गया। देखो मंदिर जाने से नहीं रोक सकते, कहीं लोग कुछ भी हो रहा हो, संघ हो रहा हो, तो वहाँ जाने से नहीं रोक सकते, है ना। तो ये क्या है, 17 के तहत ही तो अभी आपको एक्सप्लेन किया था, तो आर्टिकल 17 इसका सही उत्तर है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। ठीक है, तो अभी तक हमने आर्टिकल 24 तक पढ़ लिया है, तो हम आगे देख लेते हैं सबसे पहले, तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम पढ़ रहे हैं, अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, इसमें आर्टिकल 25 से 28 तक आते हैं, आर्टिकल 25 से 28 तक आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग क्या है, राइट टू फॉलो एनी रिलीजन एंड कस्टम इन इंडिया, मतलब भारत में आप किसी भी धर्म को और किसी भी रीति रिवाज को मान सकते हो। ठीक है, आर्टिकल 26 कहता है कि किसी भी हम जो है धार्मिक सम्मेलन, जुलूस या कार्यक्रम हम कर सकते हैं, उसका अधिकार है हमको। मतलब आर्टिकल 26 क्या कहता है, आर्टिकल 26 कहता है आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। और वहीं आर्टिकल 27 क्या कहता है, आर्टिकल 27 कहता है कि भारत में प्रत्येक धार्मिक आय को हम कर मुक्त कर देंगे, मतलब जो भी दान वगैरह होता है ना, उसे टैक्स फ्री कर देते हैं। इसीलिए लोग ज़्यादा से जो बहुत अमीर होते हैं वो दान देते हैं, क्योंकि वो टैक्स फ्री हो जाता है उतना उनका। ठीक है, उसके बाद फिर अभी इसमें सारे ऑप्शंस तो आई थिंक मैंने करा दिए हैं, तो इसको पढ़ लेते हैं। अब हम लोग क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 24 तो ऐसे ही कट हो गया, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता बोला, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में आर्टिकल 25 से 28 तक आते हैं, तो 24 तो अपने आप ही कट हो गया। ठीक, और 24 है क्या, 24 आपका बाल श्रम पर प्रतिबंध है। ठीक है ना, फिर आगे मूव करते हैं। आर्टिकल 26 क्या है, आर्टिकल 26 कह रहा है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, मतलब हम कहीं पे भी धार्मिक कार्य से रिलेटेड कोई भी प्रबंध हम कर सकते, कोई भी कार्यक्रम कर सकते, कोई भी जुलूस निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर आर्टिकल 27 कहता है कि हम कोई भी भारत में कोई भी जो धार्मिक आय होगी वो हम कर मुक्त होगी। ठीक है, फिर आर्टिकल 25 क्या कहता है, आर्टिकल 25 कहता है कि भारत में हम किसी भी धर्म को और उसके रीति रिवाज को मान सकते हैं। तो जो सिख जो है कृपाण जो रखते हैं, तलवार जो रखते हैं, वो इसी आर्टिकल 25 के तहत ही रखते हैं, और कोई रखेगा तो वही दिक्कत होगी, लेकिन उनको सिखों को राइट है, तो ये इसी आर्टिकल 25 के तहत ही उनको राइट है। इसी के तहत जो जैन लोग जो होते हैं वो संलेखना के माध्यम से जो अपने जीवन का अंत करते हैं, तो उनको भी ये राइट मिला है, आर्टिकल 25 के तहत ही ये राइट मिला है। ठीक है, वरना ये आत्महत्या माना जाता था, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये रिट लेके पहुंच गए थे कि हमें तो आर्टिकल 25 के तहत अधिकार है किसी भी धर्म को फॉलो करने का, तब इनको सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि आप जो है संलेखना के माध्यम से अपना शरीर त्याग कर सकते हैं। ठीक, आगे मूव करते हैं, इसका सही उत्तर क्या हो गया, आर्टिकल 25 हो गया। आगे मूव करते हैं।
कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको अभी क्लियर कर ही दिया है, तो मुझे लगता है कि इसमें बताने की जरूरत नहीं है। हमने आर्टिकल 27 तक क्लियर किया है, यहाँ पे आर्टिकल 29 भी दिया है, तो 2 आर्टिकल और रह जाते हैं, वो भी क्लियर कर देते हैं। पहले देख लो, आर्टिकल 25 मैंने बताया कि भारत में आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसके रीति रिवाज मान सकते हो। आर्टिकल 26 मैंने बताया कि आप कोई भी धार्मिक कार्य का प्रबंधन कर सकते हो। आर्टिकल 27 बताया कि जो भी धार्मिक आय होगी वो कर मुक्त होगी, है ना, ये बताया आपको। अब 28 और 29 रह गए, तो 28 और 29 भी देख ले। आपका आर्टिकल 28 है कि भारत में कोई भी जो आपका एजुकेशन सेंटर होगा वो कोई भी आपकी धार्मिक शिक्षा को उपलब्ध नहीं कराएगा, कोई भी धार्मिक शिक्षा उपलब्ध नहीं कराएगा, ठीक है, वहाँ केवल पढ़ाई होगी, धार्मिक शिक्षा नहीं कराएगा कोई भी। इसी के तहत बहुत से मदरसे जो है बंद हो गए, क्योंकि वो केवल मुस्लिम शिक्षा वो देते थे, मतलब वैसी जानकारी देते थे, लेकिन धर्म से रिलेटेड देते थे, तो इस कारणवश कई मदरसे जो है बंद हो गए। और आर्टिकल 29 कहता है, आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण है। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक जो है उनके अधिकारों का संरक्षण है। और आर्टिकल यहीं पे देख लो, आर्टिकल 30 क्या है, ये जो अल्पसंख्यक है उनके शैक्षणिक संस्थानों की हम स्थापना कर सकते हैं, उनके प्रशासन का प्रावधान है, ठीक। ये आर्टिकल 31 भी यहीं पे देख लो, तो संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31, लेकिन अब ये नहीं है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन जो हुआ है 1978 में, उसके तहत इसको हटा दिया गया है ना, और इसको 300A में भाग 12 300A में कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया है। तो आर्टिकल 31 भी मैंने बता दिया, और आर्टिकल 32 अभी इसको एक्सप्लेन करने के बाद बताते हैं। तो आर्टिकल 23 क्या कह रहा है, मानव के दुर्व्यापार में बलात् श्रम पर प्रतिबंध, है ना, यही तो था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बलात् श्रम पर प्रतिबंध, तो बिल्कुल सही है। आर्टिकल 24 क्या कह रहा है, कल कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, भाई ये भी बिल्कुल सही है। फिर आर्टिकल 26 कह रहा है कि धार्मिक कार्यों को प्रबंध की स्वतंत्रता, भाई ये भी बिल्कुल सही है। आर्टिकल 29 कह रहा है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि इस आर्टिकल 29 में तो ये दिया है ना कि अल्पसंख्यकों का अधिकार का संरक्षण है केवल, है ना, शिक्षण जो संस्थान है वो तो आर्टिकल 30 में आ गया ना, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, आर्टिकल 29 सुमेलित नहीं है। आगे मूव करते हैं। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संरक्षक कौन है ना, संरक्षक आपका सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय कैसे आत्मा कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 12 को क्या कहा है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, ठीक है। इसमें क्या है, आर्टिकल 32 है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक। इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी करता है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। मतलब अगर हमारे जो कार्यपालिका है और या विधायिका है कोई ऐसे कानून बनाता है जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है ना, तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा सकते हैं और अपने मौलिक अधिकार वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, आर्टिकल 32 के तहत जो है हमारे मौलिक अधिकारों को दोबारा से बहाल कर देगा। हैबिस कॉर्पस, इसका मतलब हुआ बंदी प्रत्यक्षीकरण। मैंडमस, मैंडमस परमादेश, इसकी हिंदी है परमादेश। इसको बहुत डीप एक्सप्लेन नहीं करें, जितना पूछा जाएगा बस उतना ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है। फिर तीसरी रिट ये हो सकती है कि क्यों वारंटो, क्यों वारंटो, ये रिट के नाम है क्यों वारंटो। क्यों वारंटो मतलब आपका प्राधिकार क्या है, मतलब आप किस मतलब कोई भी जो बड़ा अधिकारी है सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि आप किस अधिकार से ये कार्य कर रहे हैं, किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हैं, आपने इस चीज़ को किया है, किस अधिकार से कर रहे हैं, तो ये क्यों वारंटो अधिकार परीक्षा जारी कर सकता है, ठीक है। फिर क्या है, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब 5वीं है सर्ट्यूरेरी, ठीक, उत्प्रेक्षण, उत्प्रेक्षण, है ना। ये इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि पूर्ण रूप से हमने सूचित कर दिया सुप्रीम कोर्ट या मंगवा लिया, मतलब कि वो कोई भी जो भी निर्णय सुप्रीम जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लिए गए हैं उसको वो रुकवा सकता है। तो इसमें मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है, सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। इसका सही उत्तर ये है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारतीय संविधान का अभिभावक माना जाता है? अभी आपको बताया ये रिट कौन जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन सी आपका सही है ऑप्शन। नेक्स्ट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी करता है? अभी मैंने रिट को एक्सप्लेन किया है, तो ये सब आप बताइए कौन सा सही होगा। पहला है परमादेश, दूसरा फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर अधिकार रक्षा की प्रतिषेध। तो इसमें परमादेश तो आदेश देता है ना सुप्रीम कोर्ट, अधिकार रक्षा, अधिकार रक्षा तो ये पूछता है ना कि आप किस अधिकार से, किस प्राधिकार से ये कार्य कर रहे हैं, है ना। और प्रतिषेध तो मना करना हुआ ना, तो बचा क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता कह रहे हैं ना, तो इसमें ही तो है, इसकी सामने बंदी को करना पड़ता है सामने, ठीक है ना, प्रत्यक्ष रूप से जारी करना पड़ता है, उसको पेश करना पड़ता है, तो ये क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। होप सो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और प्लीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।